अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज की इस वीडियो में जिन्ना गवर्नमेंट साइंस कॉलेज नाज़िमाबाद के फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो पीडीएम पेपर है वो मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। इसके सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में एमसीक्यूज या न्यूमेरिकल्स के जो भी क्वेश्चंस है वो सारे मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए मैं डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स और कॉलेजेस के पेपर सॉल्व कर रहा हूँ डेली बेसिस पर। तो आज जो है वो जिना साइंस कॉलेज के पेपर को सॉल्व करता हूँ मैं। तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर की उतने ज़्यादा मार्क्स आपके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और आपको डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर्स अगर आपको चाहिए, डिफरेंट कोचिंग सेंटर के प्रीलियम पेपर चाहिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300 215 2272। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। या फिर अगर आपको मेरे सॉल्व टारगेट पेपर रिक्वायर हैं इंग्लिश के, केमिस्ट्री के या बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के, तो मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर मैं आपको तमाम सॉल्व टारगेट पेपर्स या नोट्स वगैरह वॉट एवर जो भी रिक्वायर्ड है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले सेक्शन ए हमारे पास है जो एमसीक्यूज है। तो 17 एमसीक्यूज हमारे पास होते हैं केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले इस एमसीक्यूज को सॉल्व करता हूँ और बताता हूँ किस तरह से एमसीक्यूज हमारे पास सॉल्व होंगे और आंसर्स को एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा आपको साथ साथ। तो फर्स्ट है नंबर ऑफ एटम्स इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन इज डैश। तो ये फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास आया है, ये आया है चैप्टर नंबर 1 से, स्टोइकियोमेट्री से, कि 60 ग्राम एटम में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की तादाद हमारे पास क्या होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसको अगर मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला हमारे पास लगेगा। नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास बराबर किसके होता है, दिस इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। ये वो फॉर्मूला है जिसके जरिए हम लोग जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी चीज के अंदर। तो मास तो हमारे पास है यहाँ पर 60, एटॉमिक मास कार्बन का हमारे पास 12 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 से, एवोगाड्रोस नंबर से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। आंसर है 3.01 एक्सपोनेंट 24। 3.01 एक्सपोनेंट 24, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब आते हैं सेकंड एमसीक्यूज की तरफ। सेकंड एमसीक्यूज हमारे पास है दिस नंबर हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगेन ये हमारे पास चैप्टर 1 से एमसीक्यूज आ गया। तो किस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। पहले वाले में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया। अब बी में हमारे पास सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, सी में हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और डी में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। क्वेश्चन 3 है लाइन स्पेक्ट्रम इज यूज एज अ टूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ डैश। तो ये चैप्टर 2 से एमसीक्यूज हमारे पास आया है। तो लाइन स्पेक्टर की मदद से हम लोग एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन को करते हैं। ठीक है, फोर्थ है P माइनस 3 इज इक्वल टू 15 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद डैश। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आइसो के मतलब चूंकि यहां पर हमारे पास होते हैं सेम, तो अगर दो एटम्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अगर सेम है तो उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। ठीक है, यहां फास्फोरस की बात करेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पास कितने हैं, एटॉमिक नंबर इसका चूंकि 15 है, -3 है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 15 प्लस 3 18 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हमारे पास इसके पास हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन और किसके पास है, सोडियम के पास अगर हम देखेंगे तो इसके पास Na+1 के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। फ्लूइन के पास हमारे पास इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी नहीं हो सकता। पोटेशियम +1 में हमारे पास जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता चूंकि एल्यूमिनियम +3 में हमारे पास ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, इसके बाद फिफ्थ एमसीक्यूज है द बॉन्ड्स इन C2H2 आर डैश। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 से आया एमसीक्यूज है। इथाइन में कितने बॉन्ड्स हमारे पास होते हैं, तो देखो इथाइन इस तरह बनता है HC ट्रिपल बॉन्ड C फिर H, इस तरह से बनता है। इसमें ये हमारे पास 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड्स हैं। तो 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है, 3 सिग्मा 2 पाई, सी ऑप्शन करेक्ट।
इस तरह से नंबर 6 उसके बाद हमारे पास जो एमसीक्यूज है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 से है, ये लिक्विड स्टेट्स है कि विस्कोसिटी ऑफ दिस लिक्विड इज मैक्सिमम। तो सब में सबसे ज्यादा विस्कोसिटी किसकी होगी? तो ग्लिसरीन की होगी हमारे पास सबसे ज्यादा विस्कोसिटी, मोस्ट विस्कस है। विस्कोसिटी से मुराद हमारे पास क्या लजूजियत कह सकते हैं या फिर हम उसको कह सकते हैं गाढ़ापन। अब इसको बताने के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि जो है वो गाढ़ा, इन तमाम में सबसे ज़्यादा गाढ़ा ग्लिसरीन होता है और मोस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ग्लिसरीन में पाई जाती है, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर अगर ग्लिसरीन का बनाएंगे तो इस तरह बनता है CH2 और ये तीन तरफ OH अटैचमेंट होता है। तो एक तरह से ज़्यादा बड़ी तादाद में ग्लिसरीन हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, पर इस बात इथाइल अल्कोहल या वाटर के। एसीटोन में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं है। नंबर 7 है, दिस इज नॉट एन अमरफस सॉलिड। इसमें से कौन सा अमरफस सॉलिड नहीं है? ठीक है, तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 से एमसीक्यूज है, सॉलिड स्टेट्स है। तो ये सॉलिड स्टेट्स एमसीक्यूज है चैप्टर नंबर 6 से। ठीक है, एमसीक्यूज हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 6 से आया है। इनमें से कौन सा अमरफस सॉलिड नहीं है? तो प्लास्टिक हमारे पास अमरफस सॉलिड है, तो प्लास्टिक तो नहीं हो सकता। रबरी भी अमरफस सॉलिड है। एलम, अच्छा ग्लास भी हमारा अमरफस सॉलिड होता है। जो एलम हमारे पास है ये हमारा जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास होता है। तो ये सी ऑप्शन इसका भी हो गया, एलम। तो एलम से मुराद हमारे पास सिंपली इज दैट लाइक ये हमारे पास से मुराद होगी फिटकरी हो सकती है उससे मुराद। नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इज डैश। ये चैप्टर नंबर 4 से एमसीक्यूज आया आपके पास है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशो हमारे पास कितना होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर मैं इसको बना दूं इस तरह से, तो लाइक हमने लार्ज ब्रैकेट हमने जो है वो अंडर रूट ले लिया, ऊपर आपने रख दिया ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 32 मॉलिक्यूलर वेट और हाइड्रोजन का मोलर मास 2 रख दिया। ये 2 1 2 2 16 32 हो जाएगा, 16 का रूट 4 हो जाएगा, तो 4:1 हो जाएगा। तो 4:1 के रेशो से होगा, मतलब हाइड्रोजन गैस विल डिफ्यूज 4 टाइम्स फास्टर देन लाइक ऑक्सीजन गैस। नंबर 9 है, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया इज डैश। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 8 से आया, लाइक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड हमारे पास क्या होगा? देखो अमोनिया है NH3 है, ठीक है। अब अगर ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट, ये बेस हमारे पास है, ठीक है, ये H प्लस है। जब ये गेन कर लेगा H प्लस तो ये क्या बन जाएगा? NH4 प्लस बन जाएगा। तो उसका कॉन्जुगेट एसिड हमारे पास क्या हो गया? NH4 प्लस हो गया। ठीक है, ये एक आइन हमारे पास होता है, इसका नाम हमारे पास होता है, दिस इज कॉल्ड एज अमोनिया माइन। इसको हम लोग अमोनिया माइन कहते हैं। नंबर 10 है, इफ pH इक्वल टू 0 देन द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज दिस कलर। ये चैप्टर नंबर, ये दोबारा सेम चैप्टर नंबर 8 से आया। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो हमारे पास होता है बेटा, यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो ये हमारे पास एक इंडिकेटर होता है जिसके कलर हमारे पास होते हैं आरपीजी। आरपीजी मतलब रेड, पर्पल और ग्रीन। ये एसिड में, ये बेस में और ये न्यूट्रल में। तो एसिड में हमारे पास ही रेड कलर शो करता है, आरपीजी। बिकॉज पीएच की वैल्यू 0 हमारे पास है, कि पीएच की वैल्यू जब 0 है उसके बाद हमारे पास क्या हो गया? एसिड हो गया। पीएच अगर 0 है तो एसिडिक हो गया। एसिड में हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो रेड कलर शो करेगा। 11th है, पेंट इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश। ये चैप्टर नंबर 10 से आया, सोल्यूशन एंड कोलॉइड्स है। पेंट किसकी एग्जाम्पल है? एरोसोल, सॉल, फॉर्म, इमल्जन। तो पेंट हमारे पास एक तरह से इमल्जन की एग्जाम्पल है, कोलॉइड की एक टाइप है ये। 12 है, फॉर द रिएक्शन दिस द वैल्यू ऑफ Kp इज इक्वल टू Kc वन डैश। Kp की वैल्यू Kc के बराबर कब हो सकती है? जब डेल्टा n हमारे पास 0 के बराबर हो गया, तभी हमारे पास Kp और Kc की वैल्यू हमेशा बराबर होती है। ठीक है, जैसे हमें पता है ना, चूंकि हमारे पास जो Kp होता है ये बराबर होता है Kc, उसके बाद RT
और ऊपर डेल्टा एन हमारे पास होता है। अब डेल्टा एन जब जीरो हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, केपी जो है वो के सी के इक्विवेलेंट आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। इज दैट 13th है, दिस प्रोसेस वीकेस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, या दिस पजेसेस वीकेस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। जितने छोटा जो है वो एटम होगा उतना ज्यादा कम वीकेस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्स होगा, तो इसका फ्लोरीन ऑप्शन हो गया आंसर पर। अच्छा, पिछला जो एमसीक्यूज आया था ये वाला, ये तो हमारा चैप्टर नंबर 7 से था, केमिकल इक्विलिब्रियम से। ये लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ये चैप्टर नंबर 5 से आ रहे, लिक्विड स्टेट से। 16th हमारे पास दोबारा हमारे पास ये सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 से आ रहा है कि पार्ट्स पर ट्रिलियन मींस डैश। पार्ट्स पर ट्रिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 12, दिस इज कॉल्ड पार्ट्स पर ट्रिलियन। इसके बाद 15th है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज मीटर पर मोलैरिटी पर सेकंड व्हेन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी डैश। चैप्टर 9 है केमिकल काइनेटिक्स, कह रहे यूनिट रेट कांस्टेंट की मोलैरिटी पर सेकंड है जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये हमारे पास आता है, ठीक है, बी ऑप्शन। बल्कि मोलैरिटी पर सेकंड नहीं नहीं नहीं, ये शायद जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास आएगा ना, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है उसमें ही क्या हमारे पास होता है कि यूनिट जो है ना, मोलैरिटी पर सेकंड की यूनिट जो हमारे पास है, ये यूनिट हमारे पास किसकी है, रेट ऑफ रिएक्शन की भी सेम यूनिट होती है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट जो के हमारे पास होता है दोनों के सेम आ जाता है हमारे पास, ठीक है, जो यूनिट होती है वो सेम आती है। 16th है, दिस इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये चैप्टर 11 है कि इसमें से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट, तो एंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। 17th है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन दिस इज डैश, ये चैप्टर नंबर 12 ऑक्सीडेशन नंबर से आया है। ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना पड़ता है, CH2O है ना, इस तरह निकलेगा C प्लस H इंटू 2 प्लस O इज इक्वल टू 0, तो C प्लस 1 इंटू 2 प्लस माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, C प्लस 2 माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो कार्बन तो यहां पर 0 ही निकल कर आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन की तो ये 0 हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। तो ये बेटा सारे एमसीक्यूज हमने जिना साइंस कॉलेज के कर लिए। अब आते हैं सेक्शन बी, न्यूमेरिकल्स वगैरह मैं सॉल्व कराऊंगा आपको सारे। ये सेक्शन बी है जिसमें 9 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट डेफिनेशन है जो आप याद कर लेंगे, इस तरह से डिफरेंशिएट या फिर और करके एक सवाल डाला गया है कि आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, तो ये अलग अलग डिफरेंशिएशन दी गई है। मैं आपको चैप्टर्स बता देता हूँ कि डेफिनेशन जो है, लिबर्टिक रिएक्टेंट ये चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा आपको, मोलर वॉल्यूम भी चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा, एवोगाड्रो नंबर भी चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा, थ्योरेटिकल ईल्ड भी चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा, ये सारे चैप्टर 1 के। थ्योरेटिकल ईल्ड भी चैप्टर 1 में मिलेगा, यूनिट सेल आपको चैप्टर नंबर 6 सॉलिड में मिलेगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन चैप्टर 11 में मिलेगा थर्मोकेमिस्ट्री में, एक्टिवेशन एनर्जी चैप्टर नंबर 9 में कैनेटिक्स में मिलेगा, और एलोट्रोपी चैप्टर नंबर 6 सॉलिड में मिलेगा। इसी तरह डिफरेंस में लाइन एंड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ये आपको चैप्टर 2 का डिफरेंस है। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये चैप्टर नंबर 3 का डिफरेंस है। क्रिस्टलाइन सॉलिड एमरफॉर्मोलिस इसका ताल्लुक हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है। इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी चैप्टर 11 से, पॉजिटिव नेगेटिव कैटलिस्ट चैप्टर नंबर 9 से, ठीक है। तो बस ये चैप्टर्स बता दे रहा हूँ, बाकी आपको मेरे नोट्स में ये सारे मिल जाएंगे जो कुछ है। सेकेंड है, अब ये इसके बाद ये न्यूमेरिकल आ गया, अंडर हाई प्रेशर मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। If 4 gram of magnesium reacts excess of oxygen gas to produce 4.24 gram of magnesium oxide, calculate theoretical yield of MgO, percentage yield of MgO. ओके, थ्योरेटिकल yield और परसेंटेज yield बतानी है, जबकि प्रैक्टिकल yield हमारे पास गिवन है। तो ये तो काफी, इसको यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, अगर से बुक का ही सवाल है। ये चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल हमारे पास है, दिस बिलोंग्स टू चैप्टर 1। तो इक्वेशन क्या हमारे पास है, 2mg है प्लस O2 है, और रिएक्शन करके बना ले रहे हैं 2mgO, ये हो जाएगा 24 2 जा 48, 48 जब ग्राम हमारे पास कितना बना रहे हैं 2mgO, तो ये देखना पड़ेगा 224 प्लस 16, ये 80 ग्राम हमारे पास बना रहा है।
तो 4 ग्राम से कितना बनेगा हमारे पास, x बनेगा। तो ये हमारे पास सॉल्व इसको हम कर लेंगे, 48 अपॉन 80 इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स। तो 48x बराबर हो गया हमारे पास 4 इंटू 80, x बराबर हो गया 4 इंटू 80 बाय 48, 4 अपॉन 80 बाय, सॉरी 4 इंटू 80 बाय 48, ये हमारे पास आ गया 6.666 करके आता रहेगा। इतने ग्राम आ गए हमारे पास, इतना हमारे पास बनेगा, ठीक है, 4 ग्राम से, जबकि बन कितना रहा है 4.24 ग्राम। तो अब यहाँ से अब हम लोग, ये तो थ्योरेटिकली हमारे पास है, थ्योरेटिकली हमारे पास आ गई 6.66 ग्राम। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दिया 4.24 से, और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो क्या करना, ऊपर हमारे पास आ जाएगा जो हमारा प्रैक्टिकल यील्ड है 4.24 अपॉन 6.66 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये इस तरह से हमारी परसेंटेज यील्ड इसकी आ जाएगी, दैट इज 4.24 डिवाइडेड बाय 6.66 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आ गया हमारे पास 63.6 परसेंटेज, 66.6%। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट एक थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है चैप्टर नंबर 2 से। हुंस रूल को स्टेट करें और ऑफ प्रिंसिपल को स्टेट करें, और उसके साथ साथ क्या करें भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दें किसी भी दो की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना काफी इजी क्वेश्चन हमारे पास होता है। अब जैसे स्ट्रोंशियम प्लस प्लस है, प्लस प्लस का मतलब 38 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 36 इलेक्ट्रॉन इसमें लगाने, ठीक है। मॉलिब्डेनम में 42 और सल्फर में 16, और सल्फर माइनस माइनस है तो उसका मतलब यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन इसमें हमें लगाने, ठीक है। तो स्ट्रोंशियम का कैसे आ जाएगा हमारे पास, सिंपल इज दैट, अगर हम स्ट्रोंशियम का देखें, दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ये हमारे पास यहां तक 30 हो गए। अब 38 करना है, 3d10 के बाद, उसके बाद फिर 4p हमारे पास, तो 4p हमारे पास जो है वो 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4s2 4p6 हो जाएगा, उसके बाद फिर हमारे पास 5s आ जाएगा, 5s2, ये हमारे पास हो जाएगा 36। तो 36 करनी है तो 4p6 पे ही शायद एंड हो गया, क्योंकि 38 तो नहीं करना, तो 4p6 पर एंड हो गया, ठीक है। मॉलिब्डेनम में क्या होगा हमारे पास कि इसको निकालेंगे, मैं एंड का स्टेप बता दे रहा हूं। एंड में आपका 5s1 और 4d10 आ जाएगा। सल्फर ये हमारे पास हो जाएगा, दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक ही आएगा, ठीक है। ये सारे हो गए हमारे पास। क्वेश्चन 4 हमारे पास है, ये चैप्टर नंबर 3 से आया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनानी है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, इसको बॉन्ड ऑर्डर लिखना है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर तो वैसे इसका 3 आ जाएगा। तो ये बाकी इसको मैंने पूरा लेक्चर इस पर बनाया हुआ है, आप देख लें किस तरह से एमओटी डायग्राम इसकी बनाई जाती है, ठीक है। ये चैप्टर 3 के लेक्चर्स में आपको मेरे मिलेगा। 5 है, डिफाइन यूनिट सेल, हाउ कैन यू डिटरमिन द नंबर ऑफ Na+ एंड Cl- आयंस इन 1 यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड। वैसे तो ये सवाल चैप्टर नंबर 6 का है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि इसकी जो डायग्राम है वो काफी डिफिकल्ट है, तो बेटर टू लीव आउट दिस क्वेश्चन। और करके एक सवाल आया हुआ है इसमें, और ये सवाल और करके जो आया हुआ वो चैप्टर नंबर 8 का है, एसिड बेस सॉल्ट का। The pH of a sample of urine is noted to be 5.3. Calculate H+ and OH- ions in the solution. तो H+ आयन तो डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगा। H+ आयन कैसे आ जाता है, दैट इज एंटी-लॉग माइनस pH। तो जब यहां पर एंटी-लॉग शिफ्ट लॉग लेंगे माइनस pH है 5.3, ये आ जाएगा 5.01 एक्सपोनेंट -6।
5.01 एक्सपोनेंट -6 मोल्स पर डीएम क्यूब। इसके बाद OH माइनस के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि पीएच प्लस पीओएच हमारे पास 14 होता है, तो पीओएच किसके बराबर आ गया, दिस इज इक्वल टू 14 माइनस पीएच 14 माइनस 5.3। तो जब हम 14 में से माइनस करते हैं 5.3 को, ये हो गया हमारे 8.7। तो OH माइनस साइन कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे एंटी लॉग माइनस POH। तो ये हमारे पास हो जाएगा एंटी लॉग माइनस का 8.7। तो ये हमारे पास हो गया एंटी लॉग माइनस का 8.7, 1.99 एक्सपोनेंट -9 मोल्स पर डीएम क्यूब। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन 6 से डिस्कस एनी टू फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 9 से आए, केमिकल काइनेटिक्स से। नंबर 7 हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 7 का ही न्यूमेरिकल एक है। लेड फ्लोराइड इज अ वाइट सॉलिड यूज्ड in glass coating to reflect IR rays. Its solubility in water at 25 degrees Celsius is 0.58 gram per dm cube. Find KSP of lead fluoride. मीन्स आपको KSP बतानी है, KSP बताने के लिए यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया गया है। ठीक है, सॉलिबिलिटी हमारे पास दी गई है ग्राम पर डीएम क्यूब में, तो सबसे पहले तो इसको हम लोग मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मोल पर डीएम क्यूब के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी सॉलिबिलिटी आपको इसको PbF2 के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देना पड़ेगा। अब Pb का हमारे पास है 207 और F2 मतलब 19 × 2। तो ये हम निकाल लेते हैं, मोल पर डीएम क्यूब में सॉलिबिलिटी क्या आ रही है, 0.58 ऊपर आ गया, नीचे हमारे पास आ गया 207 प्लस 19 × 2 0.0023। अब हमें ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, KSP अगर हमें बतानी है तो यहां पर KSP बराबर हो जाएगा 4x क्यूब के। ठीक है, तो 4x क्यूब के बराबर होगा तो उसको हम लगा देंगे 4 और x हमारे पास है 0.0023 इसका क्यूब। तो ये आ गया 4.86 एक्सपोनेंट -8, 4.86 एक्सपोनेंट -8। ये हमारे पास KSP का आंसर आ गया। यूनिट आज हमारे पास इसकी मोलरिटी का क्यूब यूनिट हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। मैंने बहुत शॉर्ट में मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह ज्यादा नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके स्टेप्स क्या हैं। बाकी डिटेल लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ गिवन है कि किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम्स में इसको प्रेजेंट करना है। मैं बस आंसर्स बता रहा हूँ आपको जो करेक्ट इसके हैं, और शॉर्ट में आपको बता भी रहा हूँ कि शॉर्टकट ट्रिक है कैसे इसका आंसर आ रहा है। और करके एक सवाल इसके अंदर हमारे पास आ रहा है सेम चैप्टर नंबर 8 से। एक्सप्लेन ब्रॉस्टेड-लोरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, व्हाट इज मेंट बाय कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर। उसके बाद नंबर 8 है द डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन गैस। ये हमारे पास दोबारा से जो है वो एक न्यूमेरिकल आ गया। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर, जो न्यूमेरिकल जो हमारे पास है दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 5, सॉरी चैप्टर नंबर 4 गैसियस स्टेट से हमारे पास आ रहा है। द डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन गैस इज दिस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 608 टोर, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। ओके, मॉलिक्यूलर मास बताने, डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी बराबर किसके हमारे पास होता है, PM/RT के। ठीक है भाई, तो बताना क्या है, मॉलिक्यूलर मास ये हमारे पास हो जाएगा DRT/P। डेंसिटी है 1.43, R है 0.0821, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, इसमें प्लस कर देंगे 273, तो 27 और 273 प्लस हो गई, आ जाएगा 300 केल्विन में। प्रेशर 608 टू है, उसको डिवाइड कर दिया 760 से, ये आ जाएगा 0.8 ATM। पूरे को सॉल्व कर देंगे एक साथ। कैलकुलेटर आपका अलावा साइंटिफिक आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैं भी यही सेम इसी तरह का कैलकुलेटर आपके पास होगा, तभी मैं यही यूज करता हूँ ताकि आप देख लें किस तरह से बटन्स को यूज कर रहा हूँ।
ये 44 हमारे पास आ गया, दिस इज 44। मॉलिक्यूलर मास यूज किया है, निकाला है, तो एएमयू यूनिट हो गई, ये हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये 44 एएमयू। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इसका। और करके हमारे पास फिर नेक्स्ट है कि भाई द रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस, मतलब सेम दोबारा से इसी चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, चैप्टर 4 का ही और करके क्वेश्चन आ रहा है, चैप्टर 4 से बिलोंग करता है। द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन of two gases A and B is 1.5:1. If the relative molecular mass of gas A is 16, find the molecular mass of gas B. तो देखो होता क्या है, आर ए अपॉन आर बी, ये बराबर हमारे पास होता है अंडर रूट एम बी अपॉन एम ए के। ठीक है बेटा, देखो देखो तैयारी अपनी अच्छी तरह रखो, परफेक्ट तैयारी रखो, पेपर में डिस्ट्रैक्ट मत हो। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भाई कॉन्सेप्चुअल पेपर आएगा तो फलाना ढिमकाना पेपर आएगा, कुछ कह रहे हैं न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, कुछ कह रहे हैं एमसीक्यूज नहीं आएंगे, कुछ कह रहे हैं रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, कुछ भी छोड़े आप बेसिक जो है वो जो चीजें मैं बता रहा हूँ, अगर आप इतना भी पढ़ लेंगे तो 100% आपका पेपर निकलेगा। किसी भी तरह से आप इस तरह से ना रखें। बेस्ट तरीका तो यही है कि आप जितना ज्यादा हो सके आप तैयारी करें। वो तो मैं गैस पेपर वगैरह उन बच्चों के लिए बनाता हूँ जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, पूरे साल जो टाइम वेस्ट कर चुके होते हैं। अदरवाइज आप पूरे साल आपने पढ़ा है तो आपको इजिली आपको अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, सवाल तो आर ए अपॉन आर बी बराबर हो गया टू एम बी अपॉन एम ए के। तो रेशियो जो दिया हुआ है 1.5:1 का दिया हुआ है, तो 1.5 लिख दिया हमने। गैस ए का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है हमारे पास क्या भाई 16, गैस बी का मालूम करना है, तो हम यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें। तो जो 1.5 का स्क्वायर जब लेंगे ये हमारे पास हो जाएगा 2.25। 2.25 बराबर हो गया एम बी बाय 16। तो एम बी हमारे पास किसके बराबर हो गया 2.25 इंटू 16। ये हमारे पास एम बी जो गैस बी का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्या कितना आ गया देख सकते हैं आप, 36 AMU में हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हमारे पास हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस न्यूमेरिकल का। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 12% यूरिया सॉल्यूशन। ये चैप्टर नंबर सॉल्यूशन वाला चैप्टर ना, यस चैप्टर नंबर 10 का ये हमारे पास एक जो है वो न्यूमेरिकल आया है। इसको सॉल्व कर देते हैं। मोलैलिटी बतानी है 12% यूरिया सॉल्यूशन की। अच्छा, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी हमारे पास बराबर होता है दिस इज इक्वल टू मास ऑफ ग्राम ऑफ मतलब सॉल्यूट है मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय ग्राम ऑफ solvent. This is the formula for calculating the molality which is one of the unit of concentration. ग्राम ऑफ सॉल्यूट कहते हैं कि 12% यूरिया का मतलब क्या हो गया कि 12 ग्राम यूरिया है इन 88 ग्राम ऑफ वाटर, 88 ग्राम वाटर के अंदर। ठीक है, 100 में से माइनस कर देंगे 12 को, तो ग्राम ऑफ सॉल्यूट हमारे पास हो गया 12,000। यहां पर ये फॉर्मूले का आ गया। MFM यूरिया का निकालना पड़ेगा, देख लेते हैं, अभी निकाल लेते हैं। ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास आ गया दिस इज 88 ग्राम, तो वाटर है। यूरिया का निकल जाएगा यहां से, कैसे निकलेगा? दैट इज 14 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16। तो ये हो गया हमारे पास 14 प्लस 2 इंटू 2, वो भी आंसर आ गया प्लस 12 प्लस का 16, 60 आ गया। तो टोटल कैलकुलेशन कर लेते हैं इसके बाद हम। तो यहां पर ही किस तरह से हो जाएगा जरा देखते हैं। दिस इज 12 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 88, दिस इज 2.27। 2.27 मोल पर केजी भी लिख सकते हैं, स्मॉल m भी लिख सकते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस रेलेवेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया।
क्वेश्चन 9 का उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर और करके, फिर यहाँ पर हमारे पास जो है एक और न्यूमेरिकल हमारे पास डाला गया। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स। फॉर रिएक्शन दिस, इफ द रेट कांस्टेंट इज दिस एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज दिस, कैलकुलेट द इनिशियल डेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन आपको बताना है। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर किसके होता है? रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन, हमारे पास क्या NO2 है रिएक्टेंट, इसका स्क्वायर हो जाएगा। रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 3.8 एक्सपोनेंट -4, NO2 की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.38 का स्क्वायर। तो ये जो R हमारे पास आ जाएगा, दिस विल बी व्हाट? (3.8 एक्सपोनेंट -4 0.38 का स्क्वायर। दिस इज 5.48 एक्सपोनेंट -5। यूनिट आ जाएगा हमारे पास मोलरिटी पर सेकंड, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये हमने रेट लॉ यहां पर यूज किया। रेट लॉ को यूज करते हुए हमने न्यूमेरिकल के आंसर को दे दिया। ठीक है, इसके बाद नंबर 10 हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन का एक न्यूमेरिकल है, वो देखते हैं। तो ये हमारे पास जो न्यूमेरिकल है हीट ऑफ फॉर्मेशन का, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 11। चैप्टर 11 से ये न्यूमेरिकल आता है हीट ऑफ फॉर्मेशन का, वो देखते हैं। तो ये क्वेश्चन 10 हीट ऑफ फॉर्मेशन का जो न्यूमेरिकल हमारे पास है, इसमें हमारे पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन है जिसकी डेल्टा एच, हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करनी है, इसकी डेल्टा एच एफ, और बाकी 3 इक्वेशन हमें जो दी हुई है उसकी मदद से हमें फर्स्ट इक्वेशन की हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास इसमें लास्ट के जो इक्वेशन हमारे पास हैं, तो उसको हम यूज़ करेंगे आखिरी के तीनों इक्वेशन को। तो इस जो C+O2 CO2 वाली इक्वेशन, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ये भी हमारे पास 2 हो जाएगा, और ये 2 CO2 हमारे पास हो जाएगा, और ये भी हमारे पास 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जो डेल्टा एच इंथॉल्पी चेंज की वैल्यू है। थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास 3/2 O2 हो जाएगा, और ये हमारे पास 3H2 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसको कोई ना कोई आंसर हमारे पास इसका हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, जब ये हमारे पास इसको हम प्लस कर देंगे आपस में, तो किस तरह से हो जाएगा हमारे पास, ये 2C हमारे पास हो जाएगा 2 कार्बन प्लस 3H2 हो जाएगा प्लस, और 2 + 3/2, 2 + 3/2, ये हो जाएगा 7/2। ठीक है, तो ये 7/2 ऑक्सीजन हो गया हमारे पास। राइट साइड पे आ गया 2CO2 + 3H2, ये प्लस करने के बाद आया हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम आखिरी वाले से क्या करेंगे, माइनस करवा देंगे, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। 2CO2 हमारे पास से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3H2O ये भी हमारा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बच गया 2C + 3H2, फिर ये 7/2 में से हम 3 को माइनस करेंगे, दिस विल बी हाफ O2, और रिएक्शन एरो राइट साइड पे आ जाएगा, ये C2H5OH हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डिजायर्ड इक्वेशन ऊपर वाली बन गई इसके अंदर। अब इसमें हमें नाउ अब सारी कैलकुलेशन हम राइट साइड पे कर लेते हैं। 394 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 788, तो माइनस का 788 ये हो गया किलो जूल पर मोल। जब हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करें नीचे वाले को, तो ये 286 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस विल बी 858, माइनस का 858 किलो जूल पर मोल। जब दोनों का आपस में प्लस किया जाएगा, दिस विल बी माइनस का ये हो जाएगा 858 प्लस का 788, ये माइनस का 1646 किलो जूल पर मोल। और ये इसको हम यहाँ पे माइनस का 1369 है, चूंकि हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये प्लस का हो जाएगा, सो ये हो जाएगा माइनस का 1646 प्लस का 1369, तो ये माइनस का 277। तो जो हीट ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास आएगी उसके अंदर, इसलिए माइनस का 2
777 किलो जूल पर मोल। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें डिजायर्ड इक्वेशन जो बनानी होती है उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें निकालनी होती है। ठीक है, ये चैप्टर 11 थर्मोकेमिस्ट्री से ये हमारे पास आता है। ये सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। हमारे पास अब आते हैं सेक्शन सी की तरफ आते हैं। तो डिटेल आंसर क्वेश्चन में सेक्शन सी में हमारे 4 क्वेश्चन करने हैं लॉन्ग में। तो क्वेश्चन 3 जो हमारे पास है वो बोह्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स लिखने हैं, रेडियस बताना है, निकालना है। तो ये चैप्टर नंबर 2 से आया पहला लॉन्ग। तो दूसरा लॉन्ग हाइब्रिडाइजेशन से आया हमारे पास है, और ये चैप्टर नंबर 3 से आ गया हाइब्रिडाइजेशन का सवाल। अगला लॉन्ग चैप्टर 4 से आया आइडियल गैस वैन डेर वाल इक्वेशन, ये सब आ गया। ठीक है, अगला और करके इसमें लॉन्ग के अंदर उन्होंने जो है वो एक और पार्ट पूछ लिया, चैप्टर नंबर 7 से पूछ लिया उन्होंने एक लॉन्ग कि गिव द रिलेशन बिटवीन केसी केपी एंड के एन, कंसीडर द रिवर्सिबल रिएक्शन दिस, इफ केसी फॉर द रिएक्शन एट दिस इज दिस, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केपी। तो केसी दिया जाए तो केपी आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, केपी बराबर होता है केसी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन। तो ये केपी बराबर हो गया, केसी हमारे पास है 4.2 एक्सपोनेंट -3, आर हो गया 0.0821, 7 to 7 में प्लस करेंगे 273, ये 1000 केल्विन आ गया। डेल्टा एन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 5 -3 कर देंगे, तो 5 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है, तो 5 मोल से प्रोडक्ट के और 3 मोल से रिएक्टेंट के। इसको बस हम सॉल्व कर देंगे, फिर ये हो जाएगा 4.2 एक्सपोनेंट -3, देन 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 1000, और पावर इसकी हमने यहाँ पर क्या लगा दी 2, ये 28.30। तो केपी जो आया हमारा 28.30 आ गया। यूनिट क्या आ जाएगी हमारे पास, चूंकि ऊपर 5 है और नीचे 2 है ना भाई, तो 3 आ जाएगा, तो एटीएम क्यूब हमारे पास यूनिट में आ जाएगा इसका। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ केपी। ये लॉन्ग के अंदर आया। जिसके बाद क्वेश्चन 6 हमारा है चैप्टर 11 से हमारे पास आ गया है एक लॉन्ग इस पेपर के अंदर, स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू प्रूव, उसके बाद ये सब चीजें प्रूव कर दें। और करके चैप्टर 5 से एक हमारे पास एक आगे डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल, हाउ डू लिक्विड क्रिस्टल डिफरेंशिएट फ्रॉम प्योर लिक्विड एंड सॉलिड क्रिस्टल, राइट एनी 5 यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। चैप्टर 5 का है ये। नंबर 7 है डिफाइन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वानिक सेल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। ये चैप्टर नंबर 12 से लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास एक आ गया। लास्ट हमारे पास है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के जरिए आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ये सारे जो है अभी ये हमारे पास ओवरऑल ये बुक के क्वेश्चंस हैं, मैंने अपने वीडियो के अंदर इस तमाम को सॉल्व कराया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं वहाँ से, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जिना गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर था, जिसको मैंने कंप्लीटली सॉल्व किया। अगर आपको डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर्स चाहिए कोचिंग सेंटर्स के, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आपको सॉल्व टारगेट पेपर्स रिक्वायर है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें 030021522272। दिस इज माय नंबर। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर देयर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।